अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सबको बहुत ठीक ठाक हो घर खैरियत से होंगे। तो ये है असली इसका वन एपिसोड था। जो एपिसोड है फर्स्ट और सेकंड वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं बड़े। तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखते हैं हमारे तक लेते हैं अपनी 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 वो चिपते हुए एक झटके से उड़ कर बाहर के दिशा से बसे पैर तक सीधे में जरा बोल रहा रास्ता तभी काम तक बजते बाहर तरफ ये रोज रोज ज्यादा मजा लगा रखा है तुमने। अगले लोगों ने इसके सर पर तुम्हारे हाथ कुछ काफी औषधि को साइज के दर्शक को सब सहम कर रह गई थी जाने वो अब क्या कह रहा था कुछ बात चला से नहीं पता। याद था तो बस यही कह रहा तो सही बहुत कर इस दिन से कमरे से बाहर कहता हाँ यहाँ तो दरवाजा बंद होने की वो आवाज जो काफी देर से कानों में गूंजी रही थी वो अभी तक अपने ख्वाब की दे सकती लहर्स रही थी कब दोबारा रही थी वाशिक में सुकूनी के तंजम गुजरती जा रही थी वो रात वो इसकी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती। नंगे पैर ठंडे फर्श पर बैठते हुए इसने अपने गिट बाजू बांध लिया सर घुटनों पर रख दिया। जन्नत नहीं जन्नत नहीं जन्नत मेरा रोती मुझे बख्श दो अल्लाह के लिए अपने कान पर हाथ रखते हुए फूक फूक कर रोती इसकी सारी बर्दाश्त ये जवाब का खत्म हो जाती थी यही चीख ये पुकार इसकी दुनिया में छेद जी चाहता था वो खुद को नोच घसोट कर डाले जख्मी और लहूलुहान कर दे सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिया है सारी जिंदगी तुम उनके लिए मुसीबत बनी रही हो जन्नत और अब ये आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया अम्मी 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 दरवाज़ा खोलो आवाज़ आवाज़ भागता हुआ दरवाज़ा बजाने लगी फारिस दरवाज़ा खोलो प्लीज राजारी का बजा अंधेरा रोशनी हो गया मार्च को वर्षा अपने तमाम तारीखों के साथ इसके दिमाग में हलचल कर गई थी प्लीज दरवाज़ा खोलो फारिस खुदा के बेड़ाई बीबी जी वहीं बीबी की तबीयत खराब हो गई गाड़ी का हाथ कहीं दूर चल गया फारिस इसकी हिचकियां बंद गई थी वो दरवाजे पर जोर से हाथ में वो दरवाजा नहीं खुला था और इस रात भी नहीं खुला था माहिन बुरहान वासिफ थी दूसरी भी वो दरवाजे से घसीट कर नीचे तरफ बैठ गई इसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया मुझे वो गला बस वो ऐसे ही पुरजवान मनाते थे फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे वो हाथी कांपती सी तरह से रोती शरीर में बंद हो गई ठंडे फर्श पर टांग को सीने से लगा के साथ रात की पोजीशन में बैठी रही और बंद दरवाजा सुबह के 7 बजे खुला था हमेशा की तरह नक्शे तैयार वो ऑफिस टेबल के जाने पड़ा जन्नत दरवाजे के बाएं तरफ फर्श पर घुटने सीने से लगाए बैठी थी सर उठाए सिर उठाए हुए आंखों से अब इसे देखने ये कागज रिश्ता है कागज तक महदूद रहेगा इस राह से यकसर बेनियादी बढ़ते हुए इसने लैपटॉप के केस में लैपटॉप रखा अपनी फाइल उठाई कुछ और डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट आउट था संसदी चल गया फिर से मुकम्मल तौर पर नजर तार करता स्टडी से चला गया ये साथ इतना चेतनाक होता है कि आप मौजूदा कोई आपको अलग कर दे आप मावरी हो जाए नजर ही ना आए आज वो बहुत पहले कुछ कर था वो रोज इंतजार था अपने दाने हाथ से खिलाई बाएं हाथ में मजबूती से थामे पत्थर भी बैठी थी टूटा हुआ इंसान या तो इंसान की तरह या तो सांस की तरह सटक रहे थे या फिर समंदर लहरों कर तरह सरकश किस कदर कोशिश से वो उठकर खड़ी हुई उनके बालों उलझे बिखरे बालों को स्टडी कर उलझे बालों को समेट कर स्टडी से बाहर आ गई इस कारण वो बेडरूम की तरफ था कुछ ही देर में वॉश बेसिन पर झुकी हुई थी फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी फ्रेश होकर नीचे आई तो रनिंग हॉल में मिसेस राजा फारिस मौजूद थी इसकी रोज रोज से आंखें सूजी हुई थी और मुतवारे में लग रही थी मगर चेहरे पर सारी थी लबों पर स्टार्ट एक एक्टिंग फारिस कर रहा था एक वो कर रही थी दोनों कमाल कर रहा करते वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम्हें ऐसा करने दे रही है इसने फारिस को देखा इसका चेहरा हर तरह के ताजे से हाल था कोई इंसान इतना बेहिस और इतना बेरहम कैसे हो सकता है जब कोई अपने या खुद बेरहम असफा को दे रहे से दूसरे दूसरों की सलाखियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए वही बात हल्क में बढ़ते आंसू के फंदे को नीचे तारे प्लेट पर झुक गई चिली कांटे की मार का चीज ऑमलेट खाते हुए उसकी उंगलियां कपा रही थी वो फाज को देखने नहीं जाती मगर निगाहें थी कि बार बार इसके पुरसकून और मुठभेड़ चेहरे की तरफ उठ जाती थी होप नहीं थी मुझे को अपनी सरपरस्ती में लेने को तैयार ना था वैसे अपनी जिंदगी में कोई मुकाम देने को तैयार ना था ऐसे इंसान से मोहब्बत टूट हुआ रहने की उम्मीद भी नहीं रख जाती थी वो तवक्का कर रही थी कि इसका दिल नरम हो जाएगा और वैसे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था और जन्नत उसको बर्दाश्त में वो जायज देख रही थी पिछली बार खाला आई थी इस बार कोई नहीं आएगा इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा इसने चाय के खून के साथ अपने आंसू अपने अंदर उतारे लाइटर के बाद उससे के साथ लॉन में आ गई लॉन चेयर्स पर इंक के सामने में दूर में बैठी तो वो सिर्फ बोलते हुए देखने लगी तुम सारी रात रोती रही उन्होंने इतना अचानक पूछा कि लम्बे भर के लिए कमजोर पड़ गया किनारे नमक होंठ पा कर रह गए थे चार सब कुछ इनके गोश गुजार गुजार करते मगर नहीं असल में सर दर्द की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई नींद पूरी ना हो तो मेरी आंखें ऐसे हो जाती है मिसेस राजी ने इसको बता दी जब आपको फोन से जरूरत फिर वो सामने मैंने कहा इसके तरफ इन दरख्तों को देखने लगे जो बैलून दीवार पर चुके हुए थे मोमोज के बरक्स वो कुछ मोमोज थी फारस मकसद कैसा है
चंद रोज कबल उन्होंने पूछा था, आज दोबारा पूछ रही थी। चंद रोज कबल आंखों में झांक कर पूछा था, आज आंखें चुरा कर पूछ रही थी। बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह इसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी। इसने अभी तक फारिस के जारहाने रवैये की बिना गिने नहीं पड़ने दी थी। वो हाथ में सच्ची दीवार रहती थी, इससे साथ साथ यही वजह थी कि इनके सामने फारिस भी किसी कदर मोहतात हो जाता है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे ये जाहिर हो कि इनका ताल्लुक किस नोयत का है। आपकी तबीयत ठीक है? जन्नत को तशवीश हुई। उन्होंने इसके चलते को फिर हंस दी। रानी ने हंसी किस बात की थी, मगर इस हंसी में भी एक बेबसी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो जन्नत के गाल पर हाथ रखकर मुंह पर से बोली, तुम्हारी तरह मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। जन्नत नवाको से इन्हें देख कर रह गई। दोनों का अपना एक दर था और दोनों एक दूसरे से छुपाना चाह रहे थे। जन्नत ने गहरा सांस लेकर ही हीर ने किताब खो दी थी। खालिद जैन की अपनी मतलूबा सा तलाश कर रही थी। जो इंसान अपने यतीम बच्चे के लिए भतीजे के लिए बेरहम हो, उसके लिए रहम दिल कैसे हो सकता है? जो निकाह जैसे मजबूत रिश्ते का मजाक बना दे, इस इंसान में किसी अच्छाई की उम्मीद रख भी कर सकते हैं। सर इसने सर उठाकर मिसेस राजू को देखा। वो को ऐसी बैठी थी, निगाहें दूर कहीं भटक रही थी। चेहरा किसी को सीधे दर्द की आगाज़ी कर रहा था। तुम्हें एक बार फिर खुद को हालात के तारा पर छोड़ रही हो जना, तुम एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे किताब पर इसकी उंगलियों की गिरफ्त जगह एक मजबूत है। टूटा हुआ इंसान या तो सांस की तरह साकिन होता है या फिर समुद्री लहरों की तरह सरकश। नाना अक्सर कहा करते थे, मगर तुम साकिन होते तो सरकश होने में भी देर नहीं लगती। ये बात अब वो फारिस को एग्जाम को बताने वाली थी। ऑफिस से वापस पर कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुका। एक लम्हे के लिए जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। खिड़की पर पड़ते बेडशीट और दीवारों पर पेंटिंग डेकोरेशन पीस, हत्या कि वो सोफा तक बदल चुका था जो इसके बेडरूम में मिस्टर की दीवार के साथ रखा है। ड्रेसिंग टेबल कॉस्मेटिक के सामान से सजी थी। बेड साइड और काफी टेबल्स पर ताज़ा फूलों में गुलदान रखे थे, जिसने किसी भरपूर फिजा मुअत्तल सी थी। मगर ये फिजा मुअत्तल फिजाज की तरफ कितनी भारी पड़ रही थी, ये सिर्फ वही जानता। सामने ही जन्नत वार्डरोब खोले इसकी कुछ शर्ट्स हाथों में लेकर काम में मगन मगन खड़ी थी। लैपटॉप तेज पर बेड पर बैठे हुए इंतहा गुस्से के हालत में इसके सामने पड़ा था। बाजू से पकड़कर अपने कपड़े इसके हाथों से छुड़कर बदरसी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो इसकी आंखों में खून उतरा था। अपना काम फारिग इंसान की आंखों में देखते जब वो बुरी तरह से मारता, मेरी चीजों को हार लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ही सोचा शोहर को अपने हक को प्राइस का ख्याल नहीं है तो मैं ही कर लूँ। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा दिया। अब वो इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। ना खौफ का दर्शन, ना वहशत थी आंखों में और ना घबराहट। मेरे मामला में दखलंदाजी बंद करो वरना। फारिन वार्डरोब स्लाइड करके जोर से बंद करती थी। वरना क्या? सवालिया आंखें उठाकर इस तरफ पूछा। फारिन के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले थे। इसकी आंखों में झांक कर पूरे एतमाद के साथ अपना सवाल दोहराने वाली वो लड़की थी जो सर उठाकर इससे बात करती थी, अहमियत नहीं रखती थी। मैंने तुम्हारे जूतों का स्टॉक भी सेट कर दिया। तुम्हारे टाइल्स ड्रॉ में है, थ्री पीस सूट यहाँ लटका दिए, कपलिंग सर्विस हो। अगले ही लम्हे इसकी गर्दन फारिस के आने शिकंजे में थे, जूबे से भरी दाहिनी कलाई इसके बाद इसके बाएं हाथ में। जन्नत का दिमाग मुझसे उड़ा। वो इस हमले के लिए हरगिज तैयार ना थी। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? इसकी सख्त पथरीली आवाज और आंखों का ताजुब जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। छोड़ो मुझे, इस कदम को न लेगा। सांस लूंगा। जरा दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं। फारिस की गिरफ्त बढ़ गई, किराए पर भी गर्दन पर भी चलेगा। वो बस बनने को वो कौन थी? औकात क्या है तुम्हारी? जन्नत का चेहरा तकलीफ की सजा से सुर्ख हो गया। आंखें भर और सांस सांस तो जैसे आ ही नहीं रहता। आखिरी बार इसकी खौफ से पहले आंखों को अपनी आंखों के फोकस में लेते हुए कराया। आखिरी बार तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ कि बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक झटके से छोड़ते हुए वो पीछे हट गया। जन्नत खांसों में नीचे गिर गुस्से में घबराते हुए इसने घुटनों के गुलदान फर्श पर थे मारे। फिर वो इसी तैश के आले में कमरे से निकल गया। जन्नत का तनफ्फुस फूला हुआ था, दाना हाथ गर्दन पर ठहरा, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखें वहशत से भरी हुई थी। कुछ देर में मुलाजमा आई जरा घबराई हुई सिर्फ में सफाई करने लगी। इसने पूरे समय जन्नत की तरफ नहीं देखा था, ना ही बात करने की कोशिश की। ऑर्डर सबका फारिस के मुलाजिम सिर्फ फारिस से सुनते थे। इंतहाई कोशिश से उठकर वो सीधे टेरेस पर चली आई थी। बाजू पर शाम की ग्लास में हैरान सी दूर कहीं बिजली चमकी थी। बातें करते थे। रेलिंग पर चलकर इसने खुद को बहुत पर काबू पाने की सही की थी। आंखों में बढ़ती नमी को पल के चिपका कर रोकता था। बाहर और नहीं जाती थी, तन्हाई में भी नहीं। अगर वो पहले चुप कर हुई तो जमीन बोझ होने से ना बचा पाती, फिर कभी नहीं टूट पाएगी। अगर वो आज भी वो खौफ में आ गए तो कुछ नहीं बदल पाएगी। इसे हिम्मत नहीं आती, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए इस नफरत भरती आंखों में जल्दी से रगड़ डाला, सच्चियों को दबा लिया, अजीत को छुपा लिया और तभी किसी एहसास का तहत जिसने अपने चूड़ियों भरी कलाई को छुआ था। तेज हवा के साथ बारिश की पहली बूंद उसकी पछाड़ पर गई। इसने सर उठाकर आसमान को देखा। तुलहफ्ताब से पहले रात की तेज तारीफ होती है और तनूर और तूफान से पहले खामोश कितनी भीड़ लगती है। कुछ लोग अपने कश्तियां खुद चलाते हैं, कुछ की जला दी जाती है। जिनकी जला दी जाती है क्या करना चाहिए? इन्हें ज्यादा सफर हिम्मत ज्यादा कुवत दिखानी चाहिए। बारिश शुरू हो चुकी थी। ज्यादा हिम्मत, ज्यादा सफर, ज्यादा कुवत। वो टैक्स की सीढ़ियां उतर अपने कमरे की चाबी चलने लगी। अपनी स्थिति से बाहर निकलता फारिस बीबी तक इस तरफ आ रहा था। बेडरूम के सामने एक लम्हे के लिए रुक गए। इसने फारिस को धक्का फिर अंदर दाखिल होते दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ऐन इसके मुंह पर फारिस का दिमाग खुद से उड़ा हुआ इसकी जरूरत को शौक रह गया था। शिद्दत से झड़कते दिल और पूरे तरफ उसके साथ हुए थे। दबे कदम पीछे हट गई। मुठियां सख्ती से अब नीचे अब सर उठाए खड़ी थी।
फारिस ने शरीर गुस्से के आलम में दरवाजा धड़ाकर, मगर वो अपनी जगह से एक इंच न थी। अब वो अपने किसी नाजुक पल पर रहा था। जन्नत तकिया और ब्लैंकेट उठा चुके बिछाने पड़ते। कुछ ही देर में दरवाजा आंधी तूफान की तरह मैं इसके सर पर पहुंच कर दहाड़ा था। तुम करो तो तुम्हारा हक है, मैं करूँ तो बदतमीजी। वो मुड़कर से देखने लगी। फारिश शोलाबाज निगाहें इस पर जमाए खड़ा था। बादल कुछ शिद्दत से गरज रहे थे। बिजली भी चमकी। दीवार की खिड़कियों पर बारिश के कतरे अब कुछ ज्यादा ही रवाने से गिरने लगे थे। खैर लकी हो तुम, चाबी है तुम्हारे पास। जिनके पास नहीं होती फिर इन्हें फिर किसी दुत्कारे हुए इंसान की तरह किसी तारीख कमरे के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ती है। सर उठाए इसकी आंखों में देखते हुए वो जिस अंदाज और लहजे में इससे बात करते, वो कुछ भी था मगर नर्म नहीं था। लफ्ज़ जैसे मुझसे से आग पकड़े हुए, ज़ब्त के मराहिल से गुज़र कर तहम्मुल से अदा किए हुए। मैं तुम्हें वार्न करना वार मैं तुम्हें कर रही हूँ। उँगली उठाकर इसने फारिस की बाल दृष्टि से काट दी थी। मुठ्ठियां सख्ती से पीछे लब बाहम प्रविष्ट किए। फारिस बर्दाश्त की इंतहा पर खड़ा था। आखिरी बार मैं तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज कर रही हूँ। अगली बार तुमने ऐसा कोई सीन क्रिएट किया या मुझे अपने मामला से दूर रखने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं आंटी को सचमुच इस निकाह की हैसियत से आगाह कर दूंगी जो तुम्हारे नजदीक फक्त एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसने सख्त लहजे और साफ लफ्जों में इस पर अपने इरादे वाज़ेह कर दिए। मैं इन्हें बता दूँ तुम इनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हो ताकि तुम मुझसे जान छुड़ा सको। जस्ट तब वो हल्की बरकरार क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मैं इस घर में आंटी की वजह से हूँ। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा? वो चिल्लाई। फारिस ज़ब्त कर गया। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा? ये निकाह सिर्फ कागज़ का तक महदूद रहेगा। हाँ, दूसरी तरफ खामोशी। ये आखिरी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं खामोश नहीं रहूंगी। उस पर दराज होते इसने ब्लैंकेट अपने वजूद पर फैलाया। दोबारा इसने जन्नत कमाल अपने इरादों में कितनी संजीदा है और इसका अंदाजा फारिस फैजान को अगले दिन ही हो गया था जब मिसेस शिराजी ने इसे जन्नत को शॉपिंग पर ले जाने का कहा था। कितनी देर तक वो सदमे की कैफियत में खड़ा रहा। मीटिंग, कारोबार और कमरे से मुतल्लिक हीले बहाने इसका किसी काम नहीं आ सकते। आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी का दिन वो ज्यादातर मिसेस शिराजी के हमरा घर पर गुजारता था। इसने खूनखार निगाहों से जन्नत को देखा जो रॉयल ब्लू ड्रेस में इसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मुकम्मल तैयार खड़ी थी। मुस्कुराहट तो मिसेस शिराज़ी के सामने वो हमेशा लबों पर सजाए रखती थी, मगर आज फ़ारिद फ़ैज़ान को इसके लबों का तबस्सुम अपना मज़ाक उड़ाता महसूस हुआ। आँखों में तज़ीक नज़र आया, अंदाज़ तंज़ था, मगर वो ज़ब्त करके ऐसे अपना ज़ब्त ही करना था। मज़ीद कोई बदमज़गी वो नहीं चाहता था, ना ही वो चाहता था कि वो मज़ीद बाग़ियाना अंदाज़ अपना ले। गाड़ी की चाबी और मोबाइल सँभालते वो उठा तो मिसेस जन्नत भी मिसेस शिराज़ी से मिलकर उसके पीछे बाहर आ गई। पैसेंजर सीट पर बैठते इसने हैंडबैग गोद में रख लिया और उसके चेहरे के तूफ़ानी तासुरात को नज़रअंदाज करते खिड़की से बाहर देखती रही। दौड़ते-भागते नाज़िर के साथ वो किसी भी दौड़ में शामिल हो गई थी। लब भींचे, दाँत पीसते और स्टीयरिंग व्हील पर खतरनाक हद तक गिरफ्त मजबूत किए वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना इसका जी चाहता था वो रफ्तार बढ़ाए कि गाड़ी किसी ट्रक में दे मारे, खुद भी मर जाए और इसको जन्नत को भी मार डाले। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शहर के बेहतरीन मॉल की पार्किंग में गाड़ी रोक चुका था। जन्नत फौरन से बाहर निकल गया, मगर वो गाड़ी में बैठा रहा। मेरे ख्याल में तुम मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लाए हो। इसने जज्बात की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से जन्नत को देखा। वो खिड़की में कोने जमाए भरपूर मुस्कुराहट के साथ इसे देख रही थी। यहाँ पे जाते हो मैं आंटी को फ़ोन करके कहूँगा तो मेरे साथ मॉल के अंदर जाने को तैयार नहीं है। वो कुछ देर तक इसकी तरफ देखा फिर इसे देखती रही। फ़र्क सिर्फ़ इतना था वो मुस्कुराते रहो, वो तंज रहा था। ये है तुम्हारा असली रंग। और जन्नत हँसी है, काफ़ी देर तक हँसी रही। वो मुठियाँ पीछे इसी सब नज़रों से देखता रहा। तुम अपनी माँ के हवाले से जाना है कितनी बार मुझे इस रिश्ते की नोयत जता चुके हो और जब मैं जताने पर आती हूँ तो बात मेरे रूह पर आ गई और फिर एक बार फिर हँसी। जैसे फारिस के सवाल ने से काफ़ी ना चाह रहे इसे गाड़ी से बाहर आना पड़ा और फिर बिगड़े तेवरों के साथ वो लेदर की जैकेट की जेबों में हाथ डाले मुझसे शॉप्स में इसके पीछे फिरता इसका सबर आजमा रही थी, घूम रही थी और कुछ खरीद भी नहीं रही थी। वो हर बार बार किराए मोड़ कर वक्त देखता रहा, मोबाइल निकाल कर स्क्रॉलिंग करता। जब वो सर उठाकर इसे देखता तो वो तब भी इसे खाली हाथ ही नजर आती। इसे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था मगर वो जब्त किए रहा। पारो तो इसका इस वक्त हाई हुआ जब वो बच्चों की शॉप में दाखिल हो गया। वो अब इसके सामने छोटे बच्चों की मिनी मिनी सी अशिया उठा उठा कर देखने लगी। बच्चियों के पोर्शन में कुछ रहता, वो बच्चों के पोर्शन में खड़ी थी और चीज़ें पसंद करके अब ट्रॉली में रख रही थी। बारिश के लगे फूल के वो जब आखिरी मरहले से गुजर रहा था, मोज़े, कपड़े, फीड्स, खिलौने जाने क्या कुछ वो खरीद कर काउंटर पर आगे पेमेंट के लिए इसने फारिस को देखा जिसने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर सेल्स बस की। बस हो गई मेरी शॉपिंग। पेमेंट अदा करते जब वो बाहर निकले तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। फारिस इस लम्हे कैसा नज़र आता है ये देखने की इसने कोशिश भी नहीं किया। अब वो तेज़ से कदम उठाता आगे और वो इसके पीछे लबों पर तबस्सुम, आँखों में शरारत इसकी है। तवक्का के ऐन मुताबिक वो सामने लेडीज गारमेंट्स की शॉप में दाखिल हो चुका था। स्टैंड पर लटके चंद रेडीमेड ब्रांडेड के जोड़ों का ऑर्डर देकर इसने क्रेडिट कार्ड निकाला। जन्नत ग्लास वॉल के इस पार खड़ी थी और लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बार बार दबाने की सही कर रही थी। सेल्स बॉय ने ड्रेसेस पैक करके वो बिगड़े तेवरों के साथ बाहर आ गया। पकड़ो इन्हें, वो अंदाज मुंह पर मारने वाला था। जन्नत बर वक्त ना पड़ते थे शोबे बैग फर्श पर ढेर हो जाते। इससे क्या जरूरत थी? फारिस ने बहुत लाड से पूछा। जरूरत तो थी। फारिस ने दांत किचकिचाए। जाहिर है घर पहुंचते ही इसकी मम्मी ने शॉपिंग के मुतालिक पूछना था और जन्नत ने बच्चों के कपड़े दिखाने थे। और तभी हाँ शायद तभी जूली शॉप से निकलते जीन्स और टॉप में मजबूत एक स्टाइलिश सी लड़की ठिठक कर रुकी थी। शॉपिंग बैग पर इसकी गिरफ्त एकदम मजबूत हुई। आंखों में बेयकीनी का तासुर हुआ। इससे पहले फारिस को देखा, अब वो जन्नत को देख रही थी। सदमा, हैरत, बेयकीनी, शौक। फारिस जाने के लिए मुड़ गया था। वो बशराती मुस्कुराहट से जाए जन्नत भी उजरत में कदम उठाते इसके पीछे लपकी और तभी इसे अपने वजूद पर बेनाम से तपिश का एहसास हुआ। फारिस का कदमों के साथ में कदम मिलाकर चलते हुए इसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा
जीन्स और ऑरेंज रंग की टॉप शर्ट में मलबूस लड़की ने फौरन से सर झटका जन्नत फारिस के हमरा एलिवेटर की जानिब बढ़ गई। वापसी का सफर बहुत खामोशी से इतनी खामोशी का जन्नत को लगा फारिस सांस भी नहीं ले रहा है। मम्मी को ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। पोर्च में गाड़ी खड़ी करते हुए इसने खामोशी का कफल तोड़ा। तेवर ज्यादा बिगड़े तो मगर वो मुतहम्मिल लग रहा था और जब वो पूछे कि शॉपिंग था तब क्या करूंगी, इसने बड़ी संजीदगी से मशवरा मांगा। कुछ भी दिखा देना मगर ये नहीं। फारिस ने जैसे वार्न किया, कितनी अजीब बात है कि इनके दरमियान जुमलों का तबादला हो रहा था पूरे एक माह बाद। खामोशी टूटी भी तो कैसे, क्यों ये क्यों ना दिखा मेरी तरह, वो ये सब देख खुश होंगी। आई स्वेयर अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं वो हद से अकड़ गया। ओके ओके फाइन। जन्नत ने जैसे जैसे ठंडा करने को दी, वो शॉपिंग दिखा दूं ना जो तुमने अपनी पसंद की करवाई है। एक अदा से गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर आए और अंदर ठंडा होता हूँ फारिस मजीद शोले के लिप्ट में आया। आज शाम का खाना हम बाहर खाएंगे, कदम बढ़ाते हुए कहना नहीं भूल गए फारिस। फैजान ने शदीद गुस्से के हाल में अपना दाना हाथ स्टेरिंग पर दे मारा। अगले दिन ऑफिस से वापसी बस आते दरवाजा खोलते ही इसे जो पहले नजर आता वो जन्नत कमाल का था, नक्सर सा तैयार और निखरे वजूद के साथ इस फारिस के पेशाने पर बल आ गया। मिसेस शिराजी लॉन में मौजूद थी, तभी अपने तासरात न रखता हुआ दिले दिल में करते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो सुबह बैठा तो मुलाजिम को डाइनिंग हॉल में खाना लगाने का हुक्म देते हुए जन्नत कमाल भी इसके पास आकर बैठ के जब करके वो मिसेस शिराजी की तरफ मुतवज्जो हो गए। इनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान जन्नत जबरदस्ती गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाल रही थी। डाइनिंग टेबल पर तो इसने इंतहा कर दी। फारिस, ये फिश कबाब ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसके बराबर में बैठकर इसकी प्लेट में खुद से खाना निकालते हुए से यूं मुखातिब हो रही थी जैसे इनके माबैन इस तरह की बातचीत होती रहती हो। फारिस का पारा आसमान को चुरा था। मैं सामने में सिरादे में होती है और ना तो गुस्सा दिखा सकता, ना है इसके हाथ झटक सकते। बिरयानी कैसे लेके चमचे को सख्ती से दबाते हुए इसने दांत पीसे। ठीक है, सिर्फ ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। मिश्रा ने मुस्कुरा कर दोनों देखा और ये पासा भी लो ना, नहीं बस काफी है। इसने जब से जन्नत को रोका लेकिन वो नहीं रुकी। अपने मन से चीज़ इसकी प्लेट में जबरदस्ती डालती रही। इस खाने के बाद वो मुश्तैल साहब को साथ लॉन में काफी देर तक रहता था, गहरी सांस लेते हुए खुद पर कंट्रोल रखते हुए कंट्रोल पाने की हर कोशिश करता रहा। रात गए तक वो जब कुछ हद तक अपने हिसाब पर काबू पा गया, तो इसने कमरे का रुक गया। एक बार फिर इसका पारा चढ़ गया। बेड पर दरमियान में कुशन रखकर हदबंदी किए बैठकर आपसे टेक लगाए। जन्नत कमाल आराम से बैठी थी, कंफर्टेड टांगों पर पिलाए, मोबाइल हाथ में लिया। यहाँ क्या कर रही हो, तो वो दबी आवाज में गुर्राया था। जन्नत ने सर उठाकर देखा, मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि लॉन में टहलते हुए इसके तासुरात इतने खौफनाक तो हरगिज ना थे। मुझे सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती, ये मेरा मसला नहीं था। इसी से बाजू से पकड़ कर फारिस ने इसे बेड से उठा दिया, फिर उंगली दिखाकर इसे वार्न करते हुए पहले सोफे की तरफ इशारा किया, फिर दरवाजा का रास्ता दिखाया कि सोना है तो सो, वरना तो सोना है वहां सो जाओ, वरना इस कमरे से दफा हो जाए। जन्नत पीछे अपनी जगह खड़ी रही। वो बेड से कुछ उठाकर यहाँ वहां फेंकने लगा। वो कुछ देर तक अंधेरे में खड़ी इसे देखती रही, फिर इसने आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए यूं करने लगा जैसे कह रही हो कोई बात नहीं, फिर कुशन वगैरह उठाया, अपने सोफे पर जा सोई। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। सुबह सवेरे वह एक और मुतालबे के साथ हाज़िर थे। कपलिंग लगाते हुए फ़ारिस में दाने लंबी खींचते देखकर सफ़ेद ब्रांडेड कमीज़ पर ज़र्द रंग के ट्राउज़र में मलबूस और निखरी-सी बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों का ऊपर से बो बनाकर खुले छोड़ रखे थे। चेहरा मेकअप से आधे, होंठ पर लिप ग्लॉस की गुलाबी चमक। नज़र उठाकर उसने रुख बदला और टाई की नॉट बाँधे वो घूम कर सामने आई। कुछ कहा है मैंने? वो सुनी अनसुनी करते रिवॉल्वर कलाई पर चढ़ाने लगा। अब क्या मैं आंटी से तुम्हारा फ़ोन नंबर माँगती? अच्छी लोग क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? फ़ारिस की आँखों में सुर्खी उतरी। मोबाइल के हाथों से कुछ सबसे चिप झपट करते से नंबर टाइप करके उसने मोबाइल बेड पर मारा। शुक्रिया, वैसे मैं पहली बीवी हूँ जिसे अपने शोहर का नंबर शादी के पूरे एक माह बाद मिला है। इसने हंसते हुए यूं कहा जैसे ये बड़े एहसास की बात हो। टाई की नॉट लगाते हुए बिगड़ते वक्त साथ कमरे से निकल गए तो रेता मुस्कुराते हुए वो भी नीचे आ गई। नाश्ते की टेबल पर मुसलसल बोलती रही। मुझे जाद के सामने से मजबूरन जवाब देना पड़ रहा था। तासुरात कुछ बेहतर थे मगर इसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, हकारत थी। वो ऑफिस के लेटर तो जन्नत भी इसके पीछे बाहर आ गया। अब वो सीढ़ियों पर नहीं रुकी थी बल्कि इसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो बैठ रहा था, गुस्सा नाक पर ही धरा था मगर जाने क्यों वो अपने तासुरात के साथ भी से हरगिज बुरा न लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, इसने कहा। सुनिए अनसुनी करते वो गाड़ी रिवर्स करने लगा था ना, तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो गाड़ी निकाल कर वहां से चला नहीं गया था। इस दिन पहले बार इसने पारस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या ख़्याल है आज शाम का डिनर कहीं बाहर का? तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन-सी है? तुम कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो या चाय? पसंदीदा कलर कौन-सा है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी में किस तरह की खूबियाँ देखना चाहते हो? शाम तक वो फ़ारिस फरजान के व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो चुके थे। वो घर आए तो एक बार फिर से अब इंतज़ार में सदर दरवाज़े पर खड़ी हुई मिली थी। अब क्या मैं आंटी को बताती ये अच्छी लगूँगी तुमने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया? मुझको कुकी के साथ तेवर चढ़ाकर इससे पूछा। फ़ारिस एक बाजू पर कोट डाले, दूसरे हाथ में टिश्यू का बैग पकड़े पेशानी पर बर्ड डाले खड़ा था। स्वेटशर्ट शक्ल नहीं हुई थी। चाय की नौट दी ली थी। आज इसके कुछ फॉरेनर के साथ मीटिंग तभी वो ताख़िर से घर पहुँचा था। कुछ थका हुआ सा लग रहा था। दोनों को महसूस हुआ जैसे जुकाम की शिकायत हो रही है। तभी टिश्यू का पैक भी हाथ में था।
मुझसे कोई जवाब दिए बगैर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। नीरव बाबू बाहर ही करके आए थे। वह कमरे में आए थे, कपड़े बदल कर वो बेड पर आड़ से लेटा हुआ था, चिक्कर से कुछ आजिज़ होकर करवट पर करवट पड़ रहा था। पानी का गिलास और टैबलेट्स टेबल पर धरे थे। "तुम ठीक हो?" फ़िक्रमंद से पूछा। इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से टैबलेट्स की शीशी उठानी चाहिए, मगर फ़र्ज ने कोहनी के बल ऊपर होते हुए इसका हाथ अपने काम से कम रखा। इसकी आवाज़ नज़र से मुतासिर लग रही थी। जन्नत ने इसकी सुर्ख पड़ती आँखों में देखा, जिनमें नमी तैर रही। "तुम्हारे लिए चाय लाऊँ या कहवा? अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए।" इसने उँगली उठाकर मुतब्बा कहा, फिर कम्फर्टर खींचते हुए अपना सर तकिए में गाड़ लिया। कुछ देर तक वो चीखों से चलता रहा, लेकिन फिर इसकी आँख लगी। वो पुरसुकून नहीं सो रहा था। वो इधर सोफे पर जन्नत कमाल बेसुकून बैठी थी, खामोशी का कपल तोड़ रहे थे, मगर फारिग फैज़ान के साथ मेरी नफ़रत और हक़ारत थी कि कम होने में नहीं आ रही थी। कितना मुश्किल था वो समझ सकती बाहर ना नफ़रत की वजह बतलाता, ना कोई अपना नर्म रुख दिखलाता था। गहरे सांस लेते हुए इसने कंबल और तकिया उठाया और सिटिंग एरिया में जाते हुए हरगिज़ नहीं चाहती इसकी वजह से आज फारिस की नींद खराब हो। आई माई कॉल दिस की फ्रेंड की वजह मुझे भी इनवाइट किया है अपनी बात एक काम पर। इसने फारिस के तासरात जांचे। शायद वो कुछ देर तक अपना काम मौक़िफ़ करके इसकी ज़ात को अपनी तवज्जो और इनायत के हिसाब में ले ले। शायद वो इनकार कर दें तो इसका ये इनकार इसके ख़यालात की नफ़ी कर दे, या फिर खुले दिल से इजाज़त देकर अपनी ज़िंदगी में इसकी मौजूदगी को अहम कर दे। मगर दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी थी, ना इक़रार था, ना इनकार। इसने जैसे कुछ सुना नहीं। वो अपने टेबल के सामने खड़ी रही, मुंतज़िर निगाहों से देखती रही, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी, खामोशी ही रही। फिर वो बाहर दिल के साथ सीढ़ी से बाहर आ गई। मिसेस शिराज़ी को अपने प्रोग्राम के आगाह करके एमा को डन का मैसेज भी कर दिया। तैयारी करते वक़्त बार-बार इसकी आँखें भीग रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? आख़िर कब तक? कब तक वो अपनी इज़्ज़त को ज़िल्लत की निगाह से देखेगी? स्याह गोल्डन कंट्रास्ट में नफीस काम वाला फैंसी ड्रेस, जिसके घेर बाजू और गले पर गोल्डन काम हुआ था, मैचिंग ज्वेलरी और साइज वालों की पोनी टेल बनाई। इकरार में कुछ रटों को निकाला और खुद को मजबूत किया। ख़यालात को झुठला कर इसने मुकम्मल तैयारी की। 9 बजे से एमा लेने के लिए आई। जाते वक़्त लम्हे भर के लिए वो स्टडी किए सामने रुकी थी, फिर सर थिएटर के बाहर चली गई। शादी के बाद पहली बार कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी। ये वजह से वो कुछ नर्वस थी। ना तो इसके आज़ादाना माहौल की आदत थी और ना ही इस तरह के मलबूसात पहने जिनमें बेशतर ख़वातीन के सामने घूम रही थी। ये जगह, माहौल और सब लोग इसके लिए नए थे। अयमन ने अपने दोस्तों से इसका तारुफ़ करवाया तो सबकी आँखों में हैरत उमड़ आई। तो ये है वो लड़की जिससे फ़ारिस की शादी हुई। जन्नत को फ़ारिस की वजह से गुफ्तगू का मरकज़ बनना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। दुल्हन की बहन निशा ने इसका हाथ पकड़ा और अहमद हिमायत करती इसे तकरीबन खींचते हुए अपने साथ ले गए। सीढ़ियाँ चढ़कर वो उसे ड्रेसिंग रूम में ले गए, जहाँ दीवार की आईने के सामने लड़कियों का टोला मौजूद था। कोई लाइनर लगा रहा था तो किसी को अपने लिपस्टिक समझता था, किसी को गहरे ने तंग कर रखा था, तो कोई अपने बालों को नए सिरे से सेट कर रही थी। गेस्ट बोर्ड के मेरे साथ कोने में निशा ने खड़खड़े ऐलान किया। लड़कियों के घुटने घूमे। सबने सरता पैरिस का जायजा लिया। कुछ नर्वस होकर जन्नत ने अपना हाथ छुड़ा लिया। फारिस की बीवी जन्नत, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़े रहे। इन सबके चेहरों पर एक तसराते रश्क और हँस के मिले-जुले तासुरात। सबके सब एलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे। इनका लिबास, ज़ेबाइश, अतवार सब मुख्तलिफ। जन्नत तुझे एकदम अपना आप अजीब लगा। वो इनमें मिसफिट थी। ओह! तो ये है। आसमान से खनकती हुई खूबसूरत आवाज़ चली। जन्नत ने बेसाख्ता सर उठाया। बस इसके दाएँ तरफ बिल्कुल सामने सोफे पर टाँग चढ़ाए बैठी थी। सुर्ख रंग का मैक्सी नुमा स्लीवलेस लिबास, सुनहरे ब्राउन बाल हल्का सा कर्ल किए, अतराफ में बिखरती चमकती हुई सफ़ेद रंग नीली कांच की आँखें, मुतनासिब सरापा। वो इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश थी कि एक लम्हे के लिए जन्नत भी इसके चेहरे से नज़र निगाह ना हटा सकी। वो उठ कर खड़ी हुई, तबस्सुम उठाते निगाहों से जन्नत का जायज़ा लेती आगे बढ़ी। तो इस पॉइंट से शादी की है? फारिस बताने लगा। पेंडू ने इन मॉडर्न लड़की को बुरा महसूस कर मुस्कुराहट सबके होठों पर रेंग गई और लड़की को तो ऐसे रिजेक्ट करते जैसे कोई हूर प्यार आएगा। दबे-दबे कहकर 4 सौ कूद उठे। बोले सबने को भी खूब एन्जॉय किया गया। जन्नत की आँखों में इज़राब 18 रंगत सुर्ख पड़ गई। वो नर्वस थी, घबराहट का शिकार भी हो गई। फारिस के हवाले से आज पहली बार इसका एतमाद वो सर उठाकर जवाब देने के बजाय अपने आप ही में सिमट गई। कंधे पर इसका हाथ जितना था, पहले वो इसके साथ जो नाता, ना हमरा मोहब्बत थी, ना इज्जत का एहसास था। एतमाद आता भी तो कैसे, मुकाबला करती भी तो कैसे। फाइनली तुम्हें भी देख लिया। सर जज कर कदम उठाते हुए इसके सामने आ खड़ी। वैसे अभी-अभी ये मैं समझ नहीं आ रहा, फारिस फैज़ान को तुम्हें नज़र तुम बताओगी तो हमें आसानी होगी। एक बार फिर वो सब हँसे थे इस पर, इसके लिबास पे, इसके शक्ल-सूरत पर। वही जो इसे तुम सब में नज़र नहीं आया था। सबकी हँसी थमी थी। दो टोकर कटीले लहज़े में जवाब देकर वे इस वक़्त इनके चुंगल से निकल कर बाहर आ गई थी। इस दिन के बाद इसने अहमद ज़हीर के साथ कोई भी फंक्शन अटेंड करने से तौबा कर ली थी। वो फारिस की वज़ह से नज़रों में नहीं रहना चाहती थी, जज नहीं होना चाहती थी, ना अपनी शक्ल-सूरत के एतबार से, ना ही क्लास और लिबास के हिसाब से। तुम आखिर इतने जतन किस लिए करे? वो ऑफिस टेबल पर कॉफी मग रखकर पलट रही थी जब फारिस ने लैपटॉप स्क्रीन से निगाह हटाकर देखा। वो रुककर कुछ हैरत से देखने लगी। वो खुद से मुखातिब हो जाए ऐसा शानदार होता था, और 1.5 बार में तो शायद 2-3 बार हो गए। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए इसने बिला किसी तमीज़ के, बिला कन्फ्यूजन या घबराहट के फारिस की आंखों में देखते हुए कि किसी रिश्ते को रखने के लिए जिसे मैं सही से तस्लीम ना करते तो निकाह भी ना करते। अब क्यों मुस्कुराए? वो भी मुस्कुराया। बखुदा इसकी मुस्कुराहट अगर तंज़िया ना होती तो कितनी खूबसूरत होती। तस्लीम करना कुछ और, निकाह करना कुछ और। खुदा के मुकर्रर करदा हदूद की दर्जाबंदी करने वाले तुम कौन होते हो? वो सवालिया निशान बन गई।
किस चीज़ ने इसे इतना निडर और बहादुर बना दिया? फ़ारिस भी सोचता होगा, किस चीज़ ने इतना कभी कर दिया? वो भी सोचता करती है, तुम इस घर में मेरी माँ की वज़ह से हो। फ़ारिस ने याद दिलाया, गलत, मैं इस घर में तुम्हारी वज़ह से, मेरा निकाह तुमसे हुआ है। फ़ारिस की आँखों में शोले लगा, लगभग देखकर से अंदाज़ा था उसके खराब मूड को का ट्रिगर दबा चुकी है। मम्मी को बहू चाहिए थी, अपनी मर्ज़ी और पसंद से तुम्हें यहाँ ले भी आई हैं। एक लहज़े को रुक कर इसने सर उठाया, मुझे लाइफ़ पार्टनर चाहिए होता तो मैं कम अगर तुम्हारा इंतखाब ना करता। क्यों, मुझ में क्या कमी है? इसने सवालिया अब उठाया। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, लैपटॉप बंद कर बस स्टेज की तरफ मुतवज्जा हुआ था। जब तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ और ना कभी हो सकता हूँ, तो फिर ये सब किस लिए? कौन बेवकूफ़ तुम्हें पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि तुम इस तरह मेरे आगे-पीछे फिरोगी तो मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। इसके बाद मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने का ये फ़िज़ूल सा आइडिया अपने ज़हन से निकाल दूँगा और हम दोनों हँसी-खुशी रहने लग जाएँगे। इसकी ज़ात की तरक्कियाँ बिखेर कर तमस्करा उड़ाती निगाहों से अभी से देख रहा था। ज़रा लबों पर हल्का सा तबस्सुम लिए बामुश्किल अपने ज़बान को काबू रख पाई। वैसे तुम्हारी ये अदाएँ तुम्हारे पहले शौहर के काम नहीं आई। मेरा मतलब है तुम इसके साथ 5 साल रही हो, 5 साल का अरसा कोई मज़ाक नहीं होता, इसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। रूह पहले से घायल थी, वजूद के परखच्चे अब उड़े हुए हैरान थे और इसके सामने इसके कैसे अपने कदमों पर इस इसहक़ाक़ के साथ कैसे डटी हुई थी, कैसे सुन रही थी। वो इसके ज़हन में मुझे इन लफ्ज़ों को जो अंदर से इसे छलनी करते जा रहे थे, तुम्हारी एक मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। मेज़ पर कोने दिमाग अब आगे हुआ, जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊँगा, इस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी तुम अगले 10-15 सालों तक घर में बैठकर भी उड़ाओगे तो खत्म नहीं होगी। ये सोचना छोड़ो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। दौलत मिलेगी तो तुम भूल जाओ बुरहान कौन था, फारिस कौन था, लफ्ज़ से या बच्ची से काट कर रह गए, इसके लब कबा उठे। मगर इसने फारिस से मज़ीद कुछ ना कहा, बेहद खामोशी से जाने के लिए उठ गई। एक आँसू से मुस्कुराहट फारिस के लबों पर आकर ठहर गई। ये एहसास तसल्ली बख्शा, जो लड़की इसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, वैसे बस सुकून करने में कामयाब हो चुका था। मगर ये सुकून भी इसकी कोशिशों की तरफ बेवक़्फ़त थी। अगले रोज़ जब वो जॉगिंग के लिए अपने गार्ड की मेयर में घर से निकला तो हँसाए-हँसाए चेहरे के साथ वो भी इसके पीछे-पीछे आ रहे थे। फारिस ने मुड़कर इसे तब देखा जब गार्ड ने तवज्जो इसकी तरफ, सर आपकी मैसेज। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद कटन की कमीज़ पर गुलाबी रंग का लंबा सा स्वेटर ज़ेब तन किया, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह बल देकर डाले, बालों की ऊँची पौनी बनाए, वो चमकती हुई रोशन आँखों के साथ इसके पास आकर मुस्कुराई, गुड मॉर्निंग, व्हाट नॉनसेंस, इसने दबी आवाज़ में झाड़ा। हैरान कर देना, मैंने तुम्हें कहते हैं इंसान नाराज़ भी सिर्फ़ इनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। भला मैं को तुम्हारी बातों को माइंड करने लगे, वाला पीछे सख्ती से इनकी तरफ देखता रहा। गुज़िश्ता सबकी तलख़लामी के बाद भी इस लड़की में इतनी सख्त कि वो अगले रोज़ ही यूँ मुख़ातिब हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो ये तवक्का किया हुआ था कि अगले चंद रोज़ तक वो बात भी नहीं करेगी। तो यहाँ नफ़रत भी एक ताल्लुक को नज़रअंदाज़ करने के लिए किसी को महसूस करना होता है। मैं हैरान हूँ कि तुम पिछले 1.5 माह से मुझे नज़रअंदाज़ कर रहे हो। पिछले तुम 1.5 माह से मुझे महसूस कर रही हो। किसी रोज़ तुम्हें तुम्हारी ये खुशफ़हमी ले डूबेगी। इसने दाँत पिस कर कहा, मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फ़ारिस। बेहतरीन तैराक भी शायद की खुराक बन जाएगा तो शायद इसके लिए वो बर वक़्त साहिल पर पहुँच पाते। तुम पहुँच जाओगे साहिल पर? साहिल पर ही तो खड़ी हूँ मैं, माथे पर तेल चढ़ाए हुए जॉगिंग ट्रैक पर तेज़-तेज़ कदम उठाने लगा। क्या तुम्हें इस बात की फ़िक्र है कि कहीं मुझे मेरी खुशफ़हमियाँ नाले डूबें, वो अब भी इसके पीछे आने लगी। वैसे तुम्हारी फ़िक्र और मुझे होगी। सवालिया पर उठाकर इसने जिन निगाहों से जनों को देखा वो घुट कर रह गई। वैसे सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने? फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाते अपने तनफ़्फ़ुस काबू में रखती, जन्नत के कदमों की हरकत मतलब ना चाहते हुए वो रुक गई थी। वो भी रुक गया महज़ एक लम्हे के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब, मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरह अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भेंट चढ़ाकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे आगे-पीछे फिरना। तो मुस्कुराता नरम लहज़ा इसका था, मगर जन्नत की कार पर किसी ने तमाचा दे मारा था। वो हिल कर रह गई थी।